स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। किस्सा है अर्पिता का। थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि इस घर में जो भी गया वो मारा गया। अब ये घर ही ऐसा था, शायद कहीं ना कहीं इनको वार्निंग भी मिली थी, लेकिन इस वार्निंग को इन्होंने बहुत सीरियसली लिया नहीं। सीरियसली तो लिया उस घर में रहने वालों ने जो पहले से वहां पर रह रहे थे, और उसके बाद फिर क्या तांडव हुआ मौत का। किस्सा शुरू करते हैं जल्दी से। अर्पिता जो हरियाणा के एक शहर पानीपत की रहने वाली है। अर्पिता की फैमिली में अर्पिता, उसका एक भाई जो 13 वर्ष का है, अर्पिता खुद 16 वर्ष की है, उसकी माता, उसके पिता। अब जो इनके पिता का कारोबार था वो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे काम इतना बढ़ नहीं रहा था, खर्चा बढ़ रहा था, इसी की चिंता उनको लगी रहती थी। अब इनके पिता का जो काम था बेसिकली इलेक्ट्रिशियन का था, तो उस वजह से इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ साल दुबई रहकर आता हूँ और कुछ ज़्यादा कमाता हूँ, और फिर उसके बाद जब स्टेबिलिटी आ जाएगी, अच्छा पैसा आ जाएगा, बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, बेटा कमाना शुरू कर देगा, बेटी की शादी तक पैसे जुट जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इसी उम्मीद में इन्होंने ये सोचा और ये दुबई जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक समस्या थी, या यूं कहें कि दो समस्याएं थी। पहली समस्या है कि थोड़ा सा बैकअप होना जरूरी था। अब एकदम से उतनी इनकम तो आने से रही जाने के कारण, और जाने का भी थोड़ा बहुत खर्चा। वहीं दूसरी ओर जिस घर में ये रह रहे थे, अच्छे वक्त में इन्होंने प्लॉट लेकर घर बनाया था, तो घर की जो वैल्यू थी अब अच्छी खासी थी। घर बड़ा भी काफ़ी था, लेकिन समस्या ये थी कि वो घर एक कॉलोनी में था और उसके आसपास कुछ बहुत ज़्यादा घर थे नहीं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी का रिस्क तो था। अब घर में कोई एक अडल्ट मेल होगा नहीं जिससे दिक्कत आ सकती है। तो इन्होंने ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि शहर के अंदर हम एक कोई घर ले लेते हैं, छोटा घर ले लेते हैं, और जो ये घर है इसको बेच देते हैं। अब इससे दो फायदे होंगे कि पहला फायदा पैसे बचेंगे, दूसरा फायदा ये है कि जो घर है वो शहर में होगा, सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं होगी, रेंट देते रहेंगे, जब फिर से होगा फिर से बना लेंगे। अब इससे दो फायदे होंगे कि पहला फायदा कि घर जो है वो बेचेंगे, उससे पैसे बचेंगे, मिलेंगे, और उन पैसों का एक हिस्सा शहर के अंदर जो घर है वो हम लेंगे जो सस्ता पड़ेगा, और बाकी बचे पैसों में कुछ इनका खर्चा हो जाएगा, कुछ बैकअप के तौर पर हो जाएगा, और काम चलता रहेगा। सोच इनकी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अब इस सोच के साथ एक जल्दबाजी भी थी। जैसे जैसे इनके दुबई जाने की तारीख नज़दीक आ रही थी, पुराना घर जो जहाँ पर ये रह रहे थे वो तो इनका बिक चुका था। अब बस घर खाली करना बाकी रह गया था, लेकिन नया घर इनको मिल नहीं रहा था शहर में वाजिब कीमतों में। ये आए दिन जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनके चक्कर काट रहे थे कि भैया हमें जल्दी चाहिए, ऐसा घर चाहिए जहाँ पर हमें उसी वक्त कब्जा मिल जाए और साथ के साथ ही ठीक ठाक जो है वो रेट हो। तो ये कॉम्बिनेशन फिलहाल के लिए तो इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन इनकी समस्याओं का हल एक फ़ोन से होता है, या यूँ कहें कि समस्याओं का हल नहीं, नई समस्या जन्म लेती है। जो टेम्परेरी समस्या थी कि घर मिल नहीं रहा वाजिब कीमत पर सही लोकेशन पे, वो तो इनकी हल हो चुकी थी उस फ़ोन से। लेकिन ये घर जाने वाले थे जो, जैसा कि मैंने कहा कि तांडव होता है इस घर में मौत का। ये घर जाते हैं, घर बिल्कुल भरे बाजार में था, लेकिन खास बात यह थी कि घर कुछ सालों से खाली था। अब जैसा मैंने कहा कि ये जल्दबाजी में थे, तो इनको कुछ ज़्यादा पूछ परतीत करनी नहीं थी, क्योंकि एक ट्रस्ट होता है कि भाई अगर प्रॉपर्टी डीलर मकान दिखा रहा है तो उसके दिखाने का मतलब है कि उसने अपने एंड से जो है वो सारी इंक्वायरी की होगी। सिर्फ और सिर्फ पसंद आने की बात होती है कि भाई हमें पसंद आएगा या नहीं। अब जब प्रॉपर्टी डीलर ने घर दिखाया, घर इनको पसंद भी आ गया, कुछ पुराना था लेकिन इनकी जो बजट था उससे भी काफ़ी सस्ता था, तो एक मन में लालच आ गया कि भाई ठीक है और पैसे बचेंगे। वहीं दूसरी ओर अब ये कहते हैं कि भाई जल्दी से करो, रजिस्ट्री करो। पैसा तो इनके पास था, इसलिए इनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि भाई अरेंज करेंगे फिर देंगे। जल्दी से ये घर की रजिस्ट्री कराने की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ये दूसरी बार मकान देखने आते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि मकान खाली था,
जो प्रॉपर्टी डीलर है वो इनको चाबी पकड़ा देता है कि भाई अगर आपने फिर से एक बार देखना मकान तो आप देख सकते हैं। लेकिन जब ये दूसरी बार मकान देखने आते हैं तो जो पास वाली दुकान का एक आदमी है वो बाहर आता है, पूछता है, जो फॉर्मल एक नॉर्मल बात होती है कि हाँ जी क्या हाल है, ठीक, अच्छा आप लेने आ रहे हो मकान, ऐसे ही फॉर्मल बात होती है। इसके बाद जो ये दुकानदार था ये थोड़ा सा हिंट देता है कि मकान का आपने सारा पूछ लिया था। ये कहते हैं जी हाँ जी। इनके फादर कहते हैं यार पिता के, हाँ जी जी हमने सारा पता कराया जी, बिल्कुल ठीक है, कागज कोई ठीक है। तो वो दुकानदार कहता है नहीं जी कागज तो ठीक है, वो तो ठीक ही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपने थोड़ा सा पूछा कुछ मकान के बारे में। दूसरे शब्दों में वो कहने की कोशिश कर रहा था कि आप इस मकान को ना ही ले तो अच्छा है। लेकिन इनके पिता के दिमाग में तो हड़बड़ी थी कि भाई मैंने तो चले जाना कुछ ही दिन में, तो फिर मैं इनका ख्याल कैसे रखूंगा। तो इनको उसी हड़बड़ी में ये दिमाग में बात आती है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इसकी लेने की मंशा हो, तो ये हमें टरका रहा हो। ये मकान की तरफ देखते हैं, कहते हैं भाई साहब मकान बड़ा पसंद है, कुछ पुराना तो है। अच्छा ये बताइए कि इतने सालों से मकान खाली है, इससे पहले कौन रहते थे? तो वो दुकान वाला कहता है कि भाई साहब मैं भी अभी कुछ 1.5 साल पहले तो इस दुकान में आया हूँ। तो इनके पिता हंस के कहते हैं तो फिर आपको भी तो उसके मकान के बारे में पता नहीं होगा, और अगर पता होगा तो आपने भी कुछ सुना ही होगा, देखा तो कुछ नहीं होगा। अब ये बात सुनने के बाद वो जो दुकान वाला है वो थोड़ा सा हक हो जाता है कि भाई ठीक है, बात तो ठीक कर रहा है, लेकिन जो मैंने सुना है इसके बारे में वो भी तो गलत नहीं है। अब मैं क्यों अपनी माथा बच्ची जानबूझकर करूं, जब ये आएंगे खुद देख ही लेंगे कि क्या है इस मकान में। आखिर वो दिन आ जाता है जब ये इस मकान में आ जाते हैं, बड़े खुश थे। छोटा सा समागम किया जाता है, गृह प्रवेश कराया जाता है। मकान पुराना तो था, लेकिन जिस बजट में इनको मिला था और जिस लोकेशन में इनको मिला था, सभी रिश्तेदारों को ठीक लग रहा था कि भाई आपने जो डील है वो ठीक कर लिया। इसलिए किसी के भी माथे पर कोई शिकन नहीं थी, और मकान में कुछ ऐसा महसूस हो भी नहीं रहा था कि कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात हो। लेकिन इस मकान में जो थी वो अब हर एक के साथ खेलने वाली थी। आमतौर पर हम सुनते हैं, हम किस्सों के रूप में बातों को सुनते हैं कि कोई एक ऐसी एंटिटी है जो सबको नजर आती है, सबको परेशान करती है। यहाँ पर भी तो ये होने वाला था, लेकिन खास बात कुछ और ही थी। किस किस के साथ क्या क्या होने वाला था, अर्पिता के साथ, उसकी माँ के साथ, और खास तौर पर उसके भाई विशाल के साथ। अब ये जानना है तो इसके लिए जो इस वीडियो का अगला पड़ाव यानी कि किस्से का अगला पड़ाव तो उसी में पता लगेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो का बिल्डअप पसंद आ रहा है कहानी का, तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं चैनल पर। साथ के साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा किस्से के बाद कि किस्सा आपको कैसा लगा। और ऐसा ही किस्सा है जहां पर हिमाचल के एक सुदूर गांव में कहर टूट पड़ता है एक ऐसी चुड़ैल का जिसको एक खास रंग पसंद नहीं था। जिसने भी वो रंग का कपड़ा डाला वो ही मरा। क्या जो हमारे किस्से का किरदार था उसके परिवार में भी कुछ ऐसा हुआ, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा होते होते रहा? क्या उसकी ऐसी किस्मत थी कि वो बच पाया, और अगर बचा तो फिर उसने क्या बयां किया? ये सब कुछ है जो ये आपको थंबनेल नज़र आ रहा है। ये मेंबर्स ओनली है, जो मैंने अपने मेंबर्स को कमिट किया है कि मैं आपके लिए महीने में 1 या 2 वीडियोस लेकर आऊँगा, और ये इसी का पहला भाग है। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का मज़ा उठाए जो कि सिर्फ मेंबर्स ओनली है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है उसको क्लिक कर इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। जो सब्सक्राइब के बिल्कुल पास में ज्वाइन का बटन आ रहा है उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं। सिर्फ 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में आपको महीने में कम से कम 2 कहानियाँ मिलेंगी जो एक्सक्लूसिव होंगी, मेंबर्स ओनली होंगी। इसके अलावा जो इसको नहीं ज्वाइन करना चाहते तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो ये सिलसिला है हर रोज़ कहानियों का और पॉडकास्ट का वो तो मेन चलता ही रहेगा। लेकिन अगर हटके और कहानियों को भी आप एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए ये मेंबर्स ओनली आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि इसको मैंने बर्डन के तौर पर नहीं किया कि भाई आप सबको बर्डन होगा,
आप 100 रुपये खर्चेंगे, 150 खर्चेंगे, मात्र 29 रुपये। इससे मुझे नेचुरली बात है फ़ायदा तो होगा, लेकिन वो मेरी कोशिश है कि फ़ायदा मैं आपके जो एंटरटेनमेंट को ज़्यादा एनहेंस करने में खर्च करूँगा। जो गियर्स हैं उन पर लगाने में, लाइक माइक की जैसे समस्या आ रही है, अब मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कईयों को समस्या है, तो मैंने महंगे माइक्स ऑलरेडी ऑर्डर किए हैं। आने वाले समय में वो भी यूज़ करेंगे कैमरास पर, और जो भी लाइटिंग वगैरह पर ये सब कुछ खर्च होगा। और आप खुद सोच सकते हैं कि 29 रुपये, जिसमें सिर्फ मुझे 17 रुपये ही मिलेंगे, बाकी गूगल खा जाएगा, यूट्यूब खा जाएगा, तो उससे क्या होता है। लेकिन जो भी होगा, जितना भी हो पाएगा वो करूँगा। ये एक एंडोर्समेंट थी। अब हम चलते हैं किस्से की ओर। जैसा कि मैंने कहा कि इनके पिता की जो जाने की तारीख है वो तो काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी, और उसकी वजह से अब शेष 2-3 दिन ही बाकी बचे थे। जितने दिन ये रहते हैं तब तक तो कोई समस्या आती नहीं। अब ये दुबई चले जाते हैं। समस्या शुरू होती है अर्पिता के भाई विशाल से। 4-5 दिनों के बाद ही विशाल अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लग पड़ा। उसकी आंखें झुकी रहती थी, खासतौर पर अर्पिता को देखकर। भाई बहनों में लड़ाई ज़्यादा होती है, प्यार तो होता ही है, लेकिन उनका जो प्यार जताने का जरिया होता है वो लड़ाई होती है। मेरे भी भतीजा भतीजी हैं, वो तो सारे दिन लड़ते रहते हैं, तो मैं इस चीज़ को कोरिलेट कर सकता हूँ। सारे दिन लड़ना झगड़ना, फिर एक दूसरे से प्यार भी इतना कि छोटा सा कष्ट भी हो तो वो सहा ना जाए। विशाल जो था वो कुछ दिनों से अर्पिता और उसकी माँ ये बात नोट कर रही थी कि ना ही सिर्फ विशाल की जो हालत है वो कमज़ोर होती जा रही है, लेकिन विशाल का जो नज़रिया है अर्पिता को लेकर कुछ अलग अलग हो गया है। जैसे कि वो अर्पिता से दूर रहने की कोशिश करता है, वो उसके साथ बात करता भी है तो नज़रें झुका के बात करता है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे इनकी माँ, कई बार इनके माँ को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने जल्दी सोना होता है, तो ये कई बार अर्पिता इनके साथ सोती थी तो ये कहती थी अर्पिता को, तो आज ऐसा कर, विशाल के साथ सो जा, भाई बहन है। लेकिन विशाल जो इस घर में आने से पहले अर्पिता के साथ सो भी जाता था, दोनों भाई बहन सो भी जाते थे, लेकिन अब वो कहता था कि नहीं, तू मेरे साथ बेड पर नहीं सोएगी। अर्पिता को ये बात काफ़ी अजीब लगती थी। विशाल हालांकि उस उम्र में आ चुका था, टीनेज में आ चुका था, जहाँ पर हार्मोन चेंज होते हैं और कई जो ऐसी उम्र में चेंजेस आते हैं जिसको कई बार समझने में पेरेंट्स को दिक्कत होती है। शायद विशाल के साथ भी कुछ ऐसा था, लेकिन विशाल की दिनों दिन जो सेहत है वो डाउन हो रही थी। उसकी एनर्जी लेवल बहुत कम हो रहा था, और ये साफ तौर पर इस बात का इशारा था कि उसके शरीर में कोई कमी है। और आमतौर पर एनर्जी लेवल्स डाउन होते हैं, ये सब तो समझ में आता है, लेकिन ये कमी कुछ हो रही थी। ये कमी शायद उम्र से पहले कुछ ऐसा हो रहा था विशाल के साथ जो वो उसको सहन नहीं कर पा रहा था। शायद वो अर्पिता से दूर रह रहा था, कुछ ऐसी शर्मिंदगी थी उसको, कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे थे। लेकिन ऐसे चेंजेस जो थे वो घर में आने से पहले कुछ नहीं थे। घर में आने से पहले तो विशाल एक चुलबुला लड़का था, शरारती था। आते ही वो ऐसा हो गया जैसे कि कोई उस पर 24 घंटे डंडा लेकर खड़ा है, कि अगर वो कुछ करेगा, कोई बात करेगा तो उसको मार पड़ेगी। धीरे धीरे उनकी माँ ये बात नोट कर रही थी, लेकिन अब सेम जेंडर में एग्जाम्पल के तौर पर कि जो बच्चियां होती हैं वो अपनी माँ से कुछ समस्याएं शेयर करती हैं जो अपने पिता से नहीं कर सकती, ठीक वैसे ही विशाल का भी हाल हो सकता है कि वो अपने पिता से कुछ बातों को शेयर करना चाहता हो, लेकिन वो अपनी माँ से नहीं कर सकता, और ये माँ शायद उनकी गौर कर रही थी। लेकिन जो ये सोच रहे थे बात उससे कुछ ज़्यादा ही डरावनी थी। ये तो रही विशाल की बात। कुछ हफ्ते गुजर चुके थे और घर में सिर्फ विशाल ही था जिसको कुछ अलग सा फील हो रहा था, और उसके शरीर के साथ भी कुछ अलग ही हो रहा था। अब बात आती है अर्पिता पर। एक रात अर्पिता अपनी माँ के साथ सो रही थी और वो उठती है, उसको प्यास लगती है, वो फ्रिज की तरफ जाती है, और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी खुल हो जाती है। इनकी फ्रिज जो है वो तो किचन में होती है, लेकिन
हैरानीजनक तौर पर ये क्या देखती है कि जो फ्रिज है वो कमरे से कुछ ही दूरी पर बाहर लॉबी में पड़ी हुई थी। अर्पिता अपनी आंखें मलती है, बार बार देखती है कि कहीं मैं नींद में तो नहीं हूँ, कहीं ये कोई सपना तो नहीं है। वो डरती डरती फ्रिज की तरफ जाती है, फ्रिज को हाथ लगाती है और जल्दी से भागकर कमरे की तरफ चली जाती है, क्योंकि हाथ लगाकर उसको ये तो पता लग गया था कि फ्रिज वहीं पर पड़ी है और ऐसी ये फ्रिज कैसे आ गई। अब वो जल्दी से जब कमरे में जाती है, अपनी माँ को उठाती है और उनको कहती है कि ये फ्रिज कमरे के बाहर लॉबी में कैसे है। तो इनकी माँ कहती है कि तेरा दिमाग खराब हो गया, कैसी बातें कर रही है। वो कहते हैं कि जल्दी से आओ, मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन जैसे ही वो जब कमरे के बाहर जाती है तो फ्रिज वहां पर थी नहीं, फ्रिज अपनी ही जगह पर थी। उनकी माँ काफी ज्यादा इनको गुस्सा होती है। खैर, अब रात का समय था, ज्यादा कुछ बात हो नहीं सकती थी और उसको सोने के लिए कहती है। लेकिन अर्पिता की प्यास तो जाती रही। उसके बाद वो कभी भी रात के समय में पानी पीने के लिए उठी ही नहीं। लेकिन क्या ये अर्पिता के साथ एकलौता वाक्य था? नहीं, इसके बाद जो हुआ वो कुछ ज्यादा ही बड़ा था। अर्पिता कॉलेज जाने वाली लड़की थी। इनकी माँ जो कभी कभार बाजार चले जाती थी तो इनकी जो चाबियां थी, घर की चाबियां थी, वो तीनों के पास थी, लोग के। जो भी पहले आ जाए उसके पास ये अथॉरिटी थी कि भाई वो खुद ब खुद अपना घर खोल के कर लेगा काम। अब एक बार क्या होता है कि अर्पिता को कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और वो कॉलेज से जल्दी आ जाती है। ये वो समय था जब इनका जो भाई था वो स्कूल गया हुआ था। दूसरी ओर इनकी माँ शायद कहीं सब्जी वगैरह, बाजार वगैरह गई होंगी सब्जी लेने। अब ये दरवाज़ा खोलती हैं, लॉक खोलती हैं और अंदर जाती हैं तो अंदर ये देख के हैरान रह जाते हैं कि इनकी माँ तो चद्दर ओढ़कर सो रही है। ये सोचती है कि फिर लोग, अच्छा ठीक है, माँ अकेली है घर में। मैंने तो कभी ऐसा आई नहीं हूँ कि कॉलेज के समय में, मतलब जब माँ ना हो, तो ये पहली बार है कि मैंने लॉक खोला। तो हो सकता है कि मम्मी जी घर में अंदर से लॉक लगा लेती हूँ। तो ये माँ को एक दो बार उठाती है, लेकिन माँ जो इनकी है वो थोड़ा सा हिलती हैं लेकिन कुछ जवाब नहीं देती। इनको ये महसूस होता है कि शायद ठीक नहीं होगी, थकी होंगी, तो मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और मैं भी पास ही सो जाती हूँ। अब जब ये अपनी माँ के पास लेटती हैं और उनके शरीर पर अपनी बाजू रखती हैं तो उनको एक चीज़ महसूस होती है कि इनकी माँ की सांसें तो चल रही हैं लेकिन शरीर एकदम ठंडा पड़ा जैसे मुर्दे का। ये डरती हैं, इनको कुछ आभास होता है कि कुछ तो गलत है, लेकिन सांसें तो चल रही हैं। अब ये डर के मारे अपनी माँ को उठा नहीं रही होती कि मैं क्या कहूँ, माँ शायद ठीक नहीं है, क्या मैं इनको उठाऊँ कि आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, आपका शरीर ठंडा है, तो जल्दी से हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अभी ये सब कुछ सोच ही रही होती है तो बाहर से बेल जो है वो बजती है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि इन्होंने भी अंदर से दोबारा लॉक लगा लिया था अपनी सेफ्टी के लिए, तो ये जल्दी से उठती हैं कि शायद इनका भाई आ गया, लेकिन अभी उसके आने का समय तो है नहीं। खैर, पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं भी जल्दी आ गया हूँ, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, शायद मेरे भाई की तबीयत भी ठीक ना हो। फिर ये जल्दी से उठती हैं, चाबी लेती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं। जैसे ही ये दरवाज़ा खोलती है तो उनकी तो चीख निकल जाती है ऊंची सी, क्योंकि इनके सामने इनकी माँ खड़ी हुई थी। अब जैसे ही इनकी चीख निकलती है तो माँ के तो हाथ से सारा सामान गिर जाता है। ये थर थर कांपे जा रही थी और कह रही थी कि माँ, वो आप सामने है तो बेड पर कौन है? तो इनकी माँ कहती है, बेड पर कौन होगा, खाली होगा, मैं तो यहाँ पर हूँ, और कौन आ गया? कहती, नहीं माँ, मैंने आपको देखा, बहुत बार लेटी हुई थी वो, तो आप तो लेटी हुई थी वहां पर, आपका शरीर ठंडा पड़ा था, सांस चल रही थी, मैं तो ये सोच रही थी कि शायद आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, लेकिन आप तो यहाँ पर हो। अब इनकी माँ जल्दी से भागती हुई कमरे की तरफ जाती है और वहां पर कोई था ही नहीं। इनकी माँ को काफी गुस्सा लगता है, काफी डांटती है इनकी माँ, क्योंकि अगर हम बिल्कुल नॉर्मली देखें तो ये जो बात है विश्वास करने लायक थी नहीं। अब ये बात अर्पिता तक जा चुकी थी, पहले इनके भाई से शुरू हुई, फिर अर्पिता। अभी तक इनकी माँ को समस्या तो नजर आ रही थी, लेकिन उनको ये आभास नहीं था कि यह समस्या कितनी खौफनाक है, तब तक जब तक उनके साथ भी शुरू नहीं हुआ खेल। एक रोज इनके रिश्तेदार आए हुए थे, गर्मियों के दिन थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम कुर्सियां लेकर छत पर बैठेंगे। छत पर हवा काफ़ी चल रही है और
इनके कमरे में इनका जो रिश्तेदार थे उनके बच्चे, छोटा था एक बच्चा, तो दूध वगैरह का जो पाउडर था वो इनके कमरे में रखा हुआ था। रात के समय में लाइट गई और बच्चा जब रोने लग पड़ा तो फिर इनकी जो रिश्तेदार कहते हैं मैं अभी जाकर नीचे से पाउडर लेकर आती हूँ तो मैं घोल के इनको पिलाती हूँ बच्चे को। तो इनकी माँ कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, अंधेरा है, तुम्हें हमें तो घर का पता है कहाँ कहाँ किस तरफ कमरा, तुम्हें पता नहीं लगेगा। ये मोबाइल की टॉर्च चलाती हैं और नीचे की तरफ जाती है। अब नॉर्मली तो 2 3 5 मिनट में इनको वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन ये बातें कर रही थी आपस में सभी रिश्तेदार, इनका भाई भी बैठा हुआ था, उनके जो लेडी थी उनके फादर भी थे। बातें करते करते हालांकि इनको भी थोड़ा सा टाइम निकल गया, लेकिन जब 20 25 मिनट हुए तो इन्होंने सोचा कि इतनी देर मम्मी ने लगा दी, नीचे कर क्या रही हैं। अब अर्पिता तो डरती थी अंधेरे में जाने से, विशाल का भी यही हाल था, तो इसलिए अर्पिता के साथ जो वो मेल पर्सन थे जो उनके रिश्तेदार थे वो कहते चल बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ। अर्पिता और वो जब चलते हैं नीचे की तरफ जाते हैं तो घुप अंधेरा था, लेकिन एक कमरे से एक टॉर्च जल रही थी जो कि इनके माताजी के मोबाइल की थी। इनको लगता है कि टॉर्च तो जल रही है लेकिन माँ कहाँ पे है, कमरे में ही है। अगर कमरे में है तो इतनी गर्मी में है, इतनी देर से वो कर क्या रही है। जैसे ही वो टॉर्च चलाते हैं अंदर की तरफ जाते हैं, अंदर एक छवि इनको दिखाई देती है जो नीचे जमीन पर बैठी हुई थी। जैसे ही उस पर टॉर्च मारते हैं तो वो देखते हैं कि इनकी माँ पसीने से तरबतर एक जगह टकटकी लगाकर बैठी हुई है, बिल्कुल भी कोई भी भाव नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। ये तो देख कर डर जाती हैं, लेकिन जो इनके साथ मेल पर्सन थे वो हिलाते हैं भाभी क्या हुआ, लेकिन इनकी माँ तो हिल नहीं रही थी। वो जल्दी से इनको कहते हैं कि बेटा पानी लेकर आ। ये जाती हैं फ्रिज की तरफ काफ़ी समय बाद, क्योंकि अब इमरजेंसी थी, जाना तो पड़ना ही था। ये फ्रिज की तरफ जाती हैं, जल्दी से पानी निकालती हैं, 2 4 छींटे मारते हैं लेकिन कोई भी असर नहीं होता। वो तो जैसे ऐसे सन की सन बैठी थी, जैसे मानो इन्होंने पता नहीं क्या देख लिया था। फिर जैसे ही ये देखते हैं कि कुछ हो नहीं रहा तो ये जितनी बोतल थी पानी की इनके ऊपर डाल देते हैं, तो अचानक से इनकी ठंडे पानी की वजह से इनकी एकदम होश आती है और ये देखने लग पड़ती हैं। जो आंखें बिल्कुल सफ़ेद हुई हुई थी अब वो एकदम से लाल होती हैं और इनकी माँ रोने लग पड़ती है ऊंची ऊंची। ये हड़बड़ी में उनको कहते हैं जल्दी से आप ऊपर चलिए, और ऊपर लेकर आते हैं। थोड़ी सी हवा ठंडी पड़ी, थोड़ा सा मुंह ठीक हुआ तो फिर पूछा क्या हुआ। अब घर पे रिश्तेदार आए थे, शायद उसकी लाज रखी जानी थी, तो ये कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, पता नहीं मुझे क्या हुआ, शायद मुझे कोई पैनिक अटैक आया, पता नहीं क्या हुआ। तो बातों को घुमा दिया जाता है, लेकिन अर्पिता ये महसूस कर रही थी कि बात तो कुछ हो रही है, और बात थी भी। अब जब ये रिश्तेदार जाते हैं तो फिर इनकी माँ से पूछा जाता है अर्पिता के द्वारा कि माँ उस दिन हुआ क्या था, लेकिन माँ इनको कुछ बताती नहीं है। लेकिन उसके बाद से उन्होंने जो विशाल महसूस करता था, जो अर्पिता महसूस करती थी, उन बातों पर गौर करना शुरू कर दिया। और अर्पिता ने अपने पिता के साथ बातें करते सुना भी अपनी माँ को कि मुझे कुछ यहाँ पर ठीक नहीं लगता, तो आप जब अगली बार आएंगे तो हम थोड़ा से पैसे ज़्यादा दे देंगे, लेकिन ये मकान चेंज करेंगे। वहीं शायद इनके दूसरे ओर पिता कहते थे कि मैं यहाँ पर हूँ नहीं ना, तुम्हें डर लगता है, लेकिन जो बातें हुई थी ये नहीं पता लगा कि किस वजह से माँ ये बात कर रही थी। अब एक दिन संडे का दिन था, तो माँ बाथरूम की तरफ गई, उन्होंने कपड़े धोने थे। लाइट उस दिन भी गई थी, मशीन खराब थी, तो सोचा कि हम हाथ से कपड़े धो लेंगे, इनकी माँ ने सोचा। कुछ देर बाद एक काफी ऊंची चीख हम दोनों का जिगरा दहला कर रख देती है। मैं जल्दी से भागती भागती वहां पे जाती हूँ तो देखती हूँ कि माँ तो वहां पर फर्श पर गिरी पड़ी है और वो बेहोश हो गई है। जल्दी से फोन कर कर डॉक्टर को बुलाया जाता है, और डॉक्टर कहता है कि एम्बुलेंस मंगवाओ, बीपी बहुत लो हो गया है तो जान भी जा सकती है। आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया गया, और बकौल डॉक्टर्स के कि अगर कुछ ही समय की देरी होती तो इनकी जान जा सकती थी, क्योंकि इनका बीपी लेवल काफ़ी लो हो चुका था, शरीर तकरीबन ठंडा पड़ चुका था। लेकिन ऐसा भी क्या हो गया बाथरूम में कि जिससे इनकी इतनी बुरी हालत हो गई। अब जब ये होश में आती हैं तो अपने बच्चों को देखकर रोने लग पड़ती हैं। कुछ रिश्तेदार भी आए होते हैं, वो भी चलो संभालते हैं, लेकिन सवाल तो सबके मन में एक था कि ऐसा हुआ क्या।
टेस्ट रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक थी, कुछ ऐसी किसी भी तरीके की डिसऑर्डर बीमारी डिटेक्ट नहीं हुई थी जिससे इंसान एकदम बेहोश पड़ जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। बीपी की प्रॉब्लम इन्हें थी नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ? आज इनकी माँ बोलने के मूड में तो थी, लेकिन फिर चुप रह जाती है। वो कहती है कि मैंने बस अपने पति से बात करनी है। अकेले में इनसे क्या बात होती है वो तो पता नहीं, लेकिन अगले दिन जब ये घर वापस आती हैं तो इनके वही रिश्तेदार जो कुछ दिन पहले इनके यहाँ पर रहने के लिए आए थे, वो एक बड़े ही पहुंचे हुए तांत्रिक को लेकर आते हैं। फिर होते हैं खुलासे इस घर के। आज इनकी माँ बताती है कि वो 2 बार जब इनका इतना बुरा हाल हुआ तो क्या हुआ। वो बच्चों को डराना नहीं चाहती थी, लेकिन जो तांत्रिक ने बताया था उसके बाद फिर कुछ रह नहीं गया था छुपाने वाला, क्योंकि तांत्रिक ने साफ तौर पर ये बात बताई कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है और वो चुड़ैल आपके बेटे के साथ बहुत गलत कर रही है। दरअसल वो चुड़ैल एक वैश्या थी जब वो जिंदा थी। उसकी हवस इतनी है कि वो आपके बेटे को इस्तेमाल करती है, और वो भी इसकी बहन के रूप में। वो सारी रात आपके बेटे का उत्पीड़न करती है। आपका बेटा शायद इस शर्म की वजह से कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि उसको उसकी शक्ल में अपनी बहन नजर आती है। वो अर्पिता की शक्ल में उसके साथ सब कुछ शेयर करती है। ये इनकी माँ मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब तांत्रिक कहते हैं कि आपने नहीं मानना तो आप टेस्ट करा के देख लो। अब इनके जो मेल वो थे, रिश्तेदार थे, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि कुछ डॉक्टर तक जाने की बात आती तो विशाल ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है और कहता है कि अंकल जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर रोज रात को कितनी बार मेरा वीर्य नाश होता है। वो जो भी है मेरी बहन के रूप में मेरे साथ वो सब कुछ करती है जो एक बहन भाई को नहीं करना चाहिए। इसी वजह से मैं अपनी बहन से नज़र नहीं मिला पाता, क्योंकि मैं तो हर रोज अपनी बहन को उस रूप में देखता हूँ जिस रूप में मुझे देखना नहीं चाहिए। मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है शायद इसी वजह से। जब ये माँ विशाल से ये सुनती हैं तो फिर अब वो भी फूट पड़ती हैं। अर्पिता की बातें भी उनको सच्ची लगने लग पड़ती हैं, और वो तांत्रिक से कहती हैं कि उस दिन जब मैं दूध का पाउडर लेने के लिए नीचे आई थी तो अचानक वो पाउडर का डिब्बा नीचे गिर गया, और जो पास में ही टेबल पड़ा था, जैसे मैं झुकी वहां पर मुझे एक औरत बैठी हुई दिखाई दी जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, और उसकी जो मुस्कुराहट थी यहाँ तक, उसका जो मुंह था यहाँ तक फटा हुआ था। इतनी भयानक शक्ल की औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो बस सन की सन रह गई। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। इन्होंने मुझको पानी पूनी डालकर उठाया। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसके बाद जब मैं कपड़े धोने के लिए बाथरूम में गई तो उससे पहले मुझे टक 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 की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई थापी होती है ना कपड़े धोने वाले, इसको ठक 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 कपड़ों पर मार रहा होता है। मैं काफ़ी हैरान होती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, अंदर कौन है। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर जाती हूँ मैं देखती हूँ कि एक औरत बैठी हुई है। वो कपड़ों को शायद धो रही है। नीचे कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन जो वो पटक रही थी वो कोई बच्चा था। नवजात बच्चे को वो पटके जा रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाती, वैसे ही वो मेरी तरफ मुड़कर देखती है तो वही हंसी, वही औरत। उसके बाद तो मेरी चीख निकल जाती है और मैं बेहोश हो जाती हूँ। अब तांत्रिक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसका जल्दी से इलाज शुरू करूंगा, आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद तांत्रिक और वो जो मेल इनका रिश्तेदार वो चले जाते हैं, और ये घर पे अपने पति से बात करती हैं, और पति कहते हैं कि इमीडिएटली तो पहले विशाल को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, टेस्ट कराओ सारे। ये डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, और डॉक्टर भी ये कहता है कि जो कमी महसूस हो रही है वो इसी वजह से है कि जो इनके शरीर में जितनी स्पर्म की क्वांटिटी होनी चाहिए इस उम्र के हिसाब से वो बहुत कम है। अभी तो इस उम्र में हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, स्पर्म्स बनने शुरू होते हैं, और उससे पहले ही इसकी हालत इतनी खराब है। ये एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से ही हो सकता है। लेकिन मास्टरबेशन तो वो बेचारा करता नहीं था, और उसके साथ जो हो रहा था वो साफ तौर पर वो डॉक्टर को बता नहीं सकते थे। दूसरे शब्दों में उनको पता तो लग चुका था
कि जो बेचारा विशाल कह रहा है और जो उस तांत्रिक ने बताया है वो बिल्कुल ठीक है। पर किया क्या जा सकता था। अब ये घर पे आते हैं और अब ये तीनों एक दूसरे को देख रहे थे डरती हुई निगाहों से कि पर्दाफाश हो चुका है और इस घर में हम तीनों के अलावा भी कोई है, और जो है वो बेहद ही खतरनाक है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो थंबनेल में लिखा है कि वो जो भी उस घर में गया वो मारा गया। ये बात किस पर लागू हुई? अभी तक तो इन तीनों में से किसी की मौत हुई नहीं। जो ये रिश्तेदार आए थे उनमें से भी किसी की मौत नहीं हुई, फिर किसकी हुई? अगले दिन वही मेल रिलेटिव का इनकी माँ को फोन आता है और वो कहता है कि भाभी, जो कल तांत्रिक को मैं लेकर आया था ना, रात को उसकी मौत हो गई। बात अनयूजुअल थी, लेकिन उन्होंने इस बात को इस चीज से लिंक नहीं किया कि इनके घर आने की वजह से कुछ हुआ। अफसोस होता है क्योंकि इलाज शुरू होने वाला था, उससे पहले ये कुछ हो गया। मौतों का सिलसिला तो शुरू होने वाला था क्योंकि उसके बाद कम से कम 4 तांत्रिक आए, चारों के चारों कुछ ही दिनों में मारे गए। अब तो एक अजीब सी दहशत फैल चुकी थी। कोई भी घर इनको तांत्रिक जो है इस घर में आने के लिए तैयार ही नहीं था। जो भी आता था वो मारा जाता था और सिलसिले ऐसे ही चल रहे थे। गाहे बगाहे वो चुड़ैल इनकी माँ को नजर आती, गाहे बगाहे वो चीजें इधर उधर गिरी हुई इनकी यानी अर्पिता को नजर आती, और इनका भाई वो तो रोज अपने ही शर्म में मारे जा रहा था। फिर किसी बहुत पहुंचे हुए पंडित के पास ये खुद गए और जब सारी बात बताई तो पंडित ने कहा कि ये घर जल्दी से आपको छोड़ने नहीं देगी। विशाल जो है वो अब उसके बिल्कुल टारगेट पर है। हम कुछ करेंगे, घर नहीं आ सकते, नहीं तो हमारे लिए नुकसानदायक होएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम सोल्यूशन करेंगे इसका। अगर आप दोनों घर छोड़ भी दें, लेकिन विशाल अगर घर छोड़ेगा तो दिक्कत परेशानी होगी। क्योंकि जब इसकी हिस्ट्री पता की गई तो इसकी हिस्ट्री घर की बहुत ही भयानक थी। आज से कई साल पहले, जैसा कि मैंने कहा कि जब पता करना शुरू किया गया, तो आज से कई साल पहले ये पता लगा कि यहाँ पर एक आदमी और एक औरत शादी करके आए थे, एक नॉर्मल फैमिली की तरह। लेकिन जो आदमी था उसका दिल आ गया था एक वैश्या पर, और जो वो औरत थी वो वैश्या थी। जब वो जाता था वहां पर तो उसको ये लड़की पसंद आ गई थी और उसने शादी की। हालांकि वो लड़की मानती नहीं थी, लेकिन ये काफी धनी था लड़का, और अपने घर वालों से लड़कर, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह अपनी भी खुद थी, तो उसने घर वालों से लड़कर शादी के लिए उसको कहा, और उसने भी देखा जी लड़का काफी अमीर है और उसने भी शादी कर ली। लेकिन जो ये धंधा है ना, ये 99% लड़कियां बेचारियां ऐसी करती हैं जिनकी मजबूरी होती है, लेकिन कईयों का शायद शौक भी होता है, और ये उस 1% कैटेगरी से थी। शादी हुई, बच्चा हुआ, लेकिन आदतें नहीं गई। जैसे ही इनका पति, इस औरत का पति घर के बाहर जाता था तो घर पे दूसरे मर्दों का आना शुरू हो जाता था। धीरे धीरे ये औरत तो बदनाम थी ही, लेकिन इसका घर भी बदनाम हो चुका था इस काम की वजह से, और साथ के साथ ही इसका पति भी। अब आए दिन दोनों में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। एक दिन झगड़ा इस हद तक पहुंच गया, जो इनका बच्चा था नवजात, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं अब रुकावट पैदा कर रहा था इसको अपनी हवस पूरी करने में। जब भी कोई मर्द घर पे आता तो उसका रुदन उसको परेशान करता। सो खैर इतना झगड़ा एक दिन बढ़ गया कि ये बाथरूम में गई, इसने अपने बच्चे को पटक पटक कर मार दिया। ये बात इसका पति सह न सका। उस रात 2 कत्ल हुए। एक कत्ल बच्चे का, जिसको बाथरूम में पटक पटक कर मारा गया, और शायद वही सीन इसकी मां ने देखा अर्पिता के। दूसरा, इसके पति ने उस औरत को मारा बहुत ही वहशियाना तरीके से, उसके टुकड़े टुकड़े किए और फिर फरार हो गया। उस आदमी का तो पता नहीं लगा कि वो कहाँ पे गया, क्या हुआ उसका, लेकिन उसके बच्चे और उसकी बीवी का अंजाम तो इस घर में था, और उसके बाद ये घर कभी आबाद नहीं हुआ।
पूरी तरह से, क्योंकि कोई भी इस घर में आता तो वो वही देखता जो इनके अर्पिता ने, इनकी माँ ने देखा। और अगर कोई मेल पर्सन आता तो उसकी मौत होना निश्चित थी। तो फिर क्या विशाल की मौत होना निश्चित थी? फिलहाल के तौर पर नहीं, क्योंकि फिलहाल ये घर छोड़ नहीं रहे थे। अब धीरे धीरे करके सब कुछ इन्होंने कोशिश की, मौलवी नहीं छोड़ा, कोई पंडित नहीं छोड़ा, कोई भी तांत्रिक नहीं छोड़ा, कोई पास्टर नहीं छोड़ा, हर एक धर्म का सहारा लिया गया, लेकिन बात बनी नहीं। फिर जब इनके पति आए, क्योंकि अब यह बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इनके पति को वापस आना पड़ा। और इनकी किस्मत अच्छी थी कि जब इनको किसी ने बताया कि आपको ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो बिल्कुल भी लिहाज नहीं लेता, जिसके लिए जो ये शरीर है वो मायने नहीं रखता, जो ना मरने से डरता है ना मारने से डरता है, और ऐसा डॉक्टर, आध्यात्मिक में कह रहा हूँ, अघोरी से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। फिर ये पहुंचे बनारस, और किसी ने बताया था किसी अघोरी के बारे में जो काफ़ी पहुंचे हुए थे और काफ़ी बुजुर्ग थे। उनको जब सारी बात बताई गई वो तो खिलखिलाकर हंसने लग पड़े, और उन्होंने कहा कि यार इतनी मौतें करा दी बच्चा तुमने, अरे बेचारे तांत्रिकों को तो वैसे ही मरना पड़ा, काश तुम्हें पहले में मिल जाता। वो तांत्रिक, वो अघोरी घर में आते हैं, वो 40 दिन इस घर में रहकर अनुष्ठान करते हैं, और वो 40 दिन विशाल पर खास तौर पर कहर बनकर टूटे, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जान नहीं जाएगी लेकिन ये जिंदा भी नहीं रहेगा तब तक। 40 दिन समझो कि आपका बच्चा रोज मरेगा, और ऐसा भी हुआ। लेकिन 41वें दिन उन्होंने कहा कि घर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन अब आप विशाल के साथ इस घर को छोड़ सकते हैं। वो जो दुष्ट आत्मा है इस घर में रहेगी ताउम्र, जब तक ये घर अपनी नींहों पर खड़ा रहेगा। आप इस घर को छोड़िए, जो नुकसान होया उसको परमात्मा का एक फैसला समझकर, कड़वा घूंट पीकर समझकर पी जाइए। और उसके बाद फिर अघोरी भी चले गए, इन्होंने मकान छोड़ा। आज इस बात को कुछ साल बीत चुके हैं, वो अघोरी भी जिंदा है अब तक, कभी कभी इनकी बात होती है, हाल चाल पूछते हैं विशाल का। विशाल भी जिंदा है, स्वस्थ है, अपनी बहन से अब आंखें मिलाकर बात करता है, क्योंकि अब ये बीते दिनों की बात हो चुकी है जो उस चुड़ैल की वजह से, उस वैश्या चुड़ैल की वजह से उसको महसूस होता था। और जो फाइनेंशियल लॉस था वो उससे तो रिकवर कर गए हैं, और ये इस चीज़ को लेकर खुशी मनाते हैं कि कम से कम हमारा कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, माली नुकसान की भरपाई तो हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेहद डरावना किस्सा था, मुझे तो कभी काफ़ी लगा डरावना। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ के साथ ही अपना कर्तव्य जरूर निभाइए, यानी कि पसंद आई वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम एक दो कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं कि भाई हमारे व्यूअर्स नाराज ना हो जाएं। तो पहला कमेंट्स है कौरप्रीत 7308 जी, ये कह रहे हैं भाई फर्स्ट टाइम कमेंट किया किसी की वीडियो पर, बट आपने नाम मेंशन नहीं किया। तो कौरप्रीत जी, जैसा मैंने काफ़ी बार कहा है कि क्या होता है कि कई जो वीडियोस होती है ना वो प्री रिकॉर्डेड होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने मानो 170 एपिसोड में देखा होगा, अपना कमेंट किया एग्जांपल के तौर पर, तो तब तो हो सकता है कि मैंने 173 तक रिकॉर्ड कर लिया हो, तो फिर आपकी जो बारी है 174 75 में आएगी। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, और अगर आपको बुरा लगा तो माफ़ी, लेकिन कौरप्रीत जी का नाम मैंने ले लिया है। आई होप अब आप खुश होंगी। और इसी के साथ हम एक दो कमेंट्स जरूर पढ़ते हैं। अच्छा, ये लाइटिंग वाली है जो, जैसा मैंने कहा था कि मिक्स रिएक्शंस है, तो लाइटिंग वाला जो काम मैंने, हाँ सच, एक मेरे अभी जो व्यूअर है, रेगुलर व्यूअर है, एक मुझे उनसे थोड़ी सी नाराज़गी भी है कि काफ़ी समय बाद उन्होंने मुझे कमेंट किया। हालांकि वो कमेंट तो बड़ा प्रोडक्टिव था, लेकिन इतनी देर बाद कमेंट करना अच्छा होता नहीं है। मैम, आपका नाम मैं एक बार ले लेता हूँ। कौररीत जी, आपने बहुत देर बाद कमेंट किया, नाराज़गी आपसे, लेकिन आपने जो बात की वो बहुत पते की कि वीर जी रिंग लाइट बाय कर लो। ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया, सच कहूँ। रिंग लाइट ना, वो रिंग लाइट से दिमाग में क्या आता है, शॉर्ट कंटेंट, ये टिकटॉक हो गए, ये इंस्टा हो गए, तो अपने दिमाग में ये बात आती नहीं। तो आपने बिल्कुल ठीक
सजेशन थी कि रिंग लाइट जो है वो लगाएंगे तो फेस पर बिल्कुल सामने आएगी, तो मैंने ऑर्डर कर दी है। तो थैंक यू फॉर योर सजेशन। इसके अलावा और कोई कमेंट अभी? प्रीत कौर जी, जो कि रेगुलर व्यूअर हैं, हमेशा देखती हैं, उनको थोड़ा सा नेगेटिव लगा कि ये लाइटिंग जो है नेगेटिव नेगेटिव लग रही है, लेकिन प्रीत अपना कंटेंट भी तो नेगेटिव ही है ना, तो थोड़ी सी कम लाइटिंग से अच्छी फील आती है, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी फील आती है। तो आई होप आपको भी आंसर मिल गया होगा। इसके अलावा आ, कुछ ऐसा खास है नहीं। सजेशंस हैं एक दो, जैसे माइक को लेकर। माइक मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया भाई, वायरलेस माइक है, काफ़ी महंगा माइक है। तो पैसा मैटर करता है, लेकिन इतना भी नहीं करता कि जिससे आपके एंटरटेनमेंट को फ़र्क पड़े। तो कोई बात नहीं, देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है। और उसके बाद फिर जो पॉडकास्ट में भी है वो भी मैं एज ए बैकअप उसको यूज़ करूँगा। देखते हैं 2-4 दिन में आ जाएगा तो क्या उसका असर और रसूख होगा। इसके अलावा फिर से एक बार मैं एंडोर्स करता हूँ कि अगर आप में से कोई भी मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहता है, जो मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये पर डे से कम की पड़ती है, उससे क्या होगा, मुझे इन चीज़ों को अप टू डेट करने में मुझे सहायता मिलेगी। क्योंकि आप में से कई ऐसे भाई हैं कि व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो मदद जो होती है वो बिजनेस कमर्शियल होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं होता कि एक प्योर हेल्प हो, क्योंकि परमात्मा की कृपा से ऐसी कोई है नहीं बात जिससे मुझे हो, लेकिन कमर्शियल एस्पेक्ट में अगर हो तो वो फ़ायदा होता है कि भाई मैं भी आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो भी करना चाहते हैं, मदद ही समझ सकते हैं, लेकिन कमर्शियल वे में करना चाहते हैं तो वो मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे एक तो फिजिबल होगा ये चैनल फाइनेंशियली, साथ के साथ ही इसमें जो गियर्स हैं उसको अपग्रेड किया जाएगा, और आपको भी एंटरटेनमेंट का जो है एक्स्ट्रा डोज मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आप चाहें तो मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी है इसको शुरू कर दिया है। आप अपनी स्टोरीज भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, जो व्हाट्सएप का नंबर है, ईमेल आईडी है, इंस्टा आईडी है, एज पर योर कंफर्ट। और अगर आप चाहते हैं कि कम्युनिटी ज्वाइन की जाए तो एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश है, जहाँ पर हम बातें क्या करेंगे। जो एपिसोड है, कमेंट्स जो है लिमिटेड होते हैं। आपका कमेंट आएगा, मैं उस पर रिस्पॉन्स दूंगा, लिमिटेड हो सकता है, लेकिन व्हाट्सएप पर ना ही सिर्फ आपके कमेंट का मैं जवाब दे सकता हूँ, कोई और भी दे सकते हैं, डिस्कशन भी हो सकती है। तो अगर आप चाहें तो कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वीडियो की। उसको क्लिक कीजिए, कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए और जुड़ जाइए अपने जैसे कई व्यूअर्स के साथ जो मेरा चैनल रोजाना देखते हैं। इसी के साथ ही आज का जो एपिसोड है इसी को यहीं पर विराम लगाते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।